जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ईरान युद्ध के बाद आईएमएफ के द्वारा अब अपनी सबसे ज़्यादा बड़े लेवल की वार्निंग को इशू कर दिया गया है। सबसे पहले तो आईएमएफ ने अपनी जो लेटेस्ट रिपोर्ट पेश करी है जस्ट आज से 2 दिन पहले, उसमें बताया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर जो ग्लोबल डेट है, मतलब कि पूरे विश्व का जो डेट है वो पूरे विश्व की जीडीपी के हिसाब से 100% को टच करने वाला है। और ये नंबर बहुत लंबे टाइम के बाद नहीं बल्कि आज से मात्र 3 सालों के बाद ही ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिपोर्ट कल शाम को ही सामने आई है एंड क्या इसकी डिटेल्स हैं, सब चीज़ों के बारे में आगे चल करके चर्चा करूंगा। लेकिन आईएमएफ ये कहता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दुनिया की 2 जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका और चाइना, उनके द्वारा ही बेसिकली ये किया जाने वाला है। क्या हुआ है, किस बेसिस पे ग्लोबल डेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा ही। लेकिन साथ में आईएमएफ ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ग्लोबल रिसेशन, वर्ल्ड वाइड रिसेशन आने वाला है एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू जो पिछले 1-1.5 महीने में वेस्ट एशिया में हुआ है। इसकी वजह से एक तरफ जो सरकारें हैं उनसे अपने फाइनेंसेस नहीं संभल रहे हैं और दूसरी तरफ जो एनर्जी प्राइजेस हैं, ऑयल प्राइजेस हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में आईएमएफ ने अपनी पूरी रिपोर्ट में ये बताया है कि इवन दो पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड रिसेशन आने वाला है, लेकिन उन्होंने ना केवल इंडिया के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रेस किया है बल्कि ये भी बताया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा रेजिलियंट पहले भी थी, अभी भी रहेगी और आने वाले 1-2 सालों तक और भी ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमी अपनी रेजिलियंस को शोकेस करने वाली है। वैसे तो मैं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा क्या हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं इसके पहले हमारा जो अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 2026-27 का, इसको लेकर आईएमएफ ने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को जनवरी महीने में रिलीज किया था। उस टाइम पे ये फोरकास्ट 6.4% का था। मैं बात कर रहा हूं 2026-27 वाले फाइनेंशियल ईयर की। लेकिन अभी आप देखिए, अप्रैल में ये वाली रिपोर्ट को फिर से आईएमएफ ने रिलीज किया और अपने नंबर्स को रिवाइज किया है और पिछले 1.5 महीने में जो हुआ है ईरान में, वेस्ट एशिया में, उसके बाद टेक्निकली ये नंबर्स गिरने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली उसका उल्टा हुआ है। 6.5% को ये नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 0.1% से हमारे जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को इंक्रीज कर दिया गया है। मैं आगे चल कर के बाकी इकोनॉमीज के नंबर्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहीं पर आपको बता दूं, पहली बात तो दुनिया की कोई भी मेजर इकोनॉमी नहीं है जो 6.5 तो छोड़िए 5% को भी टच नहीं कर रही। उसके बाद दुनिया की सभी मेजर इकोनॉमीज के जो ग्रोथ फोरकास्ट हैं 2026-27 के लिए, उनको आईएमएफ के द्वारा डाउनग्रेड ही किया गया है 3 महीने में, या फिर उन नंबर्स को स्टैग्नेंट या फिर वही नंबर्स रखा गया है। लेकिन इंडिया के केस में हमें इस नंबर में छोटा सा उछाल देखने को मिला है। इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। और एक और खबर जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी रैंकिंग, जो कि आज से कुछ साल पहले यूके की इकोनॉमी को सरपास करके हम लोग 5वें स्थान पर आ चुके थे, वहाँ पर हमारी ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग वापस से गिर के 6ठे स्थान पर आ चुकी है। ये क्यों हुआ है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा एंड आई विल ऑल्सो टेल यू वाई दिस इज अ वेरी टेम्पररी नंबर। इसके बारे में भी हम लोग चीज़ों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। आईएमएफ ये बोलती है अपने रिपोर्ट में कि देखिए, वैसे तो ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ऑलरेडी खस्ता चल रही थी 2025 में, बिकॉज उस टाइम पर अगर दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका डेट जोड़ लिया जाए और दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी को जोड़ लिया जाए तो डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है ये 94% पे देखने को मिलता था। लेकिन आईएमएफ ये कहता है कि ऑल बिकॉज ऑफ दी टेंशंस जो कि वेस्ट एशिया में देखने को मिली, इसकी वजह से ये आंकड़े अब बढ़ते बढ़ाते 100% को टच करने वाले हैं। एंड जस्ट टू गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव, आईएमएफ ने इस चीज़ को मेंशन किया कि इतना ज़्यादा बुरे हाल हमारे पूरे विश्व के पिछली बार वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुए थे और उसके बाद अब
हम लोग फिर से ऐसी कंडीशंस को विटनेस कर रहे हैं। एंड आईएमएफ ये भी कहता है कि ये बताता है कि सिस्टम लेवल स्ट्रेस है जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में आ चुका है। अगर आज भी चीज़ों को ठीक करने जाते हैं तब भी हम लोग इमीडिएटली चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को ठीक होने में तब भी बहुत सारे साल बेसिकली लगने वाले हैं। क्वेश्चन आता है कि असल में सडनली ये डेट यहाँ पे बढ़ क्यों रहा है। इसके एग्जांपल्स आपको आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो एक तो वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं, फूड के दाम बढ़ चुके हैं। इन दोनों चीज़ों की वजह से जब ऑयल और फूड के दाम बढ़े हैं, गवर्नमेंट को एक तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए खर्चा करना पड़ता है और दूसरी तरफ अपने ही सिटीजन्स और नागरिकों को सपोर्ट करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, जिस वजह से स्पेंडिंग उनकी बढ़ जाती है। और दोस्तों, जब स्पेंडिंग बढ़ जाती है लेकिन आपकी ट्रेजरी में उतना पैसा नहीं होता तो आपको पब्लिक से बोरो करना पड़ता है, और इसी वजह से जो पब्लिक डेट है वो लगातार पहले भी बढ़ रहा था लेकिन अभी भी वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है। आईएमएफ ने रिपोर्ट में कहा है कि पब्लिक डेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने पीक पे देखा था, ऑलमोस्ट वही वाला ट्रेंड अब हमें फिर से देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे गार्डियन की रिपोर्ट देख सकते हैं। यूके को लेकर तो ऑलरेडी ये चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यूके छोड़िए, दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ की हालत देखिए। सबसे ज़्यादा जो दो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वही हैं जो कि ग्लोबल डेट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। अमेरिका की हालत यह है कि उनका जो पब्लिक डेट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 100% से ज़्यादा है, एंड वो आईएमएफ कहती है कि 2031 तक 142% को टच करेगा। सिमिलरली चाइना भी यहाँ पे पीछे नहीं है। चाइना में भी उनके बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज उन्हें डोमेस्टिक डिमांड को सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट के पास और कोई भी चारा नहीं है, और उनका जो पब्लिक डेट है वो भी 2031 तक 127% को क्रॉस करने वाला है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब उनके ही खुद के डेट 150% के 125% के आसपास जाने वाले हैं तो इस चीज़ का पूरा इम्पैक्ट ग्लोब के ऊपर क्या पड़ेगा। वहीं पे यूरोपियन यूनियन, वो लोग अपने लोगों के लिए तो खर्चा कर ही रहे हैं लेकिन वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पर भी हमें जो उनका डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आईएमएफ कहता है इस वजह से गवर्नमेंट का जो हाल है वो इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि वो चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ उन्हें अपने सिटीजन्स को सपोर्ट करना है और दूसरी तरफ उन्हें उसी सपोर्ट के लिए लोगों से पैसा बोरो करना पड़ता है। इसको मैं बहुत ही सिंपल समरी अगर देना चाहूँ, इकोनॉमीज स्लो डाउन कर रही हैं जिस वजह से अर्निंग कम हो रही है गवर्नमेंट की, लेकिन स्पेंडिंग बढ़ रही है। रिजल्ट क्या है? डेफिसिट ज़्यादा है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा बोरो करना पड़ता है। और सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आईएमएफ फर्दर ये भी कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो आज की डेट में बोरो तो कर रही है लेकिन आने वाले टाइम में बोरोइंग की कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। मतलब कि अगर आज के टाइम पे आपको 1 लाख रुपए का जो लोन है वो 7-8% पे मिलता है तो आने वाले टाइम में वही 1 लाख रुपए का जो लोन है वो 7-8 की जगह 9-10% पे मिलेगा। यानी कि बोरोइंग के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, यानी कि अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमीज की हालत और ज़्यादा बिगड़ने वाली है। इसीलिए आईएमएफ ये कहता है कि ये तो केवल शुरुआत है कि ग्लोबल डेट टू जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ में ग्लोबल रिसेशन भी इमिनेंट है जो कि हम लोग किसी भी तरीके से उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम आईएमएफ ने उसी रिपोर्ट में ये बताया कि इस पूरे के पूरे लैंडस्केप में इंडिया एक बहुत ही रिलेटिवली ब्राइट स्पॉट है। ऐसा इसलिए बिकॉज एक तो इंडिया ने अपने फिस्कल पोजीशन में इंप्रूवमेंट को विटनेस किया है, साथ में प्राइमरी स्पेंडिंग में इंडिया ने रिस्ट्रेंट पे ऊपर फोकस किया है। मतलब कि धड़ाधड़ प्राइमरी स्पेंडिंग नहीं करी है, बहुत सोच समझ के स्पेंडिंग करी गई है, जिस वजह से आईएमएफ ये कहता है कि इवन दो आज की डेट में इंडिया का भी डेट बहुत कम नहीं है, लेकिन इंडिया का डेट आने वाले टाइम में या तो स्टेबलाइज करेगा या फिर बेस्ट केस सिनेरियो में वो डिक्लाइन भी कर सकता है। आपको
आंकड़े भी बता देता हूं। ये आंकड़े आईएमएफ ने 2025-26 को लेकर भी बताए, जो पिछला साल निकल चुका है उसको लेकर बोला गया है कि 7.5% से ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। 2026-27 को लेकर जो एस्टिमेट आईएमएफ ने जनवरी में दिया था वो एस्टिमेट था 6.4% का। उस एस्टिमेट को अब आईएमएफ ने अप्रैल महीने में डिस्पाइट सो मेनी अनसर्टेनिटीज उसको बढ़ा दिया है, 6.5% कर दिया है। और इवन फर्दर देखिए 2027-28 को लेकर भी यहां पे बताया गया है कि वहां पर भी 6.5% का हमें जो स्टेडी ग्रोथ है वो इंडिया में देखने को मिलेगा, विच बेसिकली मेक्स इंडिया वन ऑफ द फ्यू लार्ज इकोनॉमीज टू रिसीव एन अपवर्ड रिविजन। और आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं इसको किसी भी तरीके से कंपेयर कर लूँ, अगर मैं दुनिया की ग्रोथ के साथ कंपेयर करूँ 6.5% को, तो वर्ल्ड की ग्रोथ क्या है 3.1%। अगर मैं कंट्री वाइज देखना चाहें, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, ये वाले नंबर्स आपने देखने हैं। अमेरिका 2.3, यूरो एरिया में जर्मनी 0.8, फ्रांस 0.9, इटली 0.5, स्पेन 2.1, जापान 0.7, यूके, कनाडा। उसके बाद ये टेबल देख लीजिए, चाइना 4.4% पे है, रशिया 1.1 पे है, ब्राजील मेक्सिको जैसी कंट्रीज में भी हालत इतनी खराब है, 1.9, 1.6 है। आप पूरी लिस्ट देख लीजिए, कोई कंट्री 5% को भी क्रॉस नहीं कर रही। लेकिन दोस्तों हमारा जो भारत है वो 6.5% पे ग्रो करेगा 2027-28 में, और 2026-27 में भी ये नंबर हमें यही देखने को मिलने वाला है। और इसीलिए ये वाला जो नंबर है बहुत ही स्पेशल बन जाता है फर्दर। और देखिए, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आईएमएफ ने चाइना की ग्रोथ को डाउनग्रेड किया। जनवरी में उन्होंने कहा था चाइना 4.5 से ग्रो करेगी, अब कह रहे हैं 4.4 से ग्रो करेगी। टर्की 4.1 बोला था, 3.5 पे आ चुका है। और वेस्ट एशिया की इकोनॉमीज का तो क्या ही कहना, सऊदी, ईरान, उसके बाद कई सारी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको लेकर भी अब जो जीडीपी के ग्रोथ फोरकास्ट हैं वहां पे हमें डाउनग्रेड ही देखने मिला है। क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सब कुछ होने के बावजूद भी ये जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज क्यों किया गया है, अपवर्ड रिवाइज क्यों किया गया है। पहली बात तो कैरी ओवर मोमेंटम बहुत ज्यादा है FY26 का, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है 25-26 का, स्पेशली अगर आप देखें इस 25-26 के फाइनेंशियल ईयर के दूसरी और तीसरी तिमाही के जो नंबर्स थे बहुत ही खास थे, उस वजह से कैरी ओवर मोमेंटम बहुत देखने को मिला है। जो अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स थे वो कम हो चुके हैं, सीधा 10% पे आ चुके हैं। और जो डोमेस्टिक डिमांड की स्ट्रेंथ है वो भी सस्टेन्ड है, जिस वजह से इंडिया में अभी भी ये अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आईएमएफ ये कहता है कि इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशियो अभी भी एलिवेटेड है, और अगर ये युद्ध या फिर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऐसे ही चलता रहा, एनर्जी प्राइसेस आगे चलकर बढ़ते रहे, ग्लोबल लिक्विडिटी में हमें टाइटनेस देखने को मिली, उस केस में इंडिया के लिए आगे चलकर के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और दोस्तों यही प्रॉब्लम्स अगर आप देखें तो अभी हम लोग विटनेस कर रहे हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिपोर्ट के बारे में बताया कि इंडिया 6ठे स्थान पर आ चुका है, पहले ये 5वें स्थान पे था, अभी ये स्लिप होकर के 6th नंबर पे आ गया है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया की जीडीपी 3.92 ट्रिलियन है, यूके की $4 ट्रिलियन थी, और इसीलिए आईएमएफ ने इंडिया को 6th स्थान पे किया। बट क्वेश्चन आता है कि क्यों हुआ है और क्या ये चिंता वाली बात है। तो देखिए, ये बेसिकली डॉलर वर्सेस रुपी इफेक्ट है। जो ये जितने भी मेजरमेंट्स होती हैं दुनिया भर की इकोनॉमीज की, ये डॉलर में करी जाती हैं। हम सभी जानते हैं पिछले 1.5 महीने में रुपी वीकन हुआ है, बीच में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी आई थी, लेकिन इफेक्टिवली रुपी वीकन ही हुआ है, जिस वजह से इंडिया की जो जीडीपी डॉलर टर्म्स में है वहां पे हमें रिडक्शन देखने को मिली है। मतलब आज अगर इंडिया रुपी टर्म्स में ग्रो कर भी रहा है, रैंकिंग तब भी गिर रही है। लेकिन यूके के केस में क्या हुआ, उनकी करेंसी में स्ट्रेंथ देखने को मिली, जिस वजह से एक तरफ इंडिया गिर रहा था, उनकी करेंसी बढ़ रही थी, उनकी जीडीपी में उतना इंप्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन केवल मेजरमेंट के तरीके में चेंज आया, जिस वजह से आज टेक्निकल बेसिस पे इंडिया 6ठे स्थान पर आ चुका है, लेकिन स्ट्रक्चरली किसी प्रकार की कोई वीकनेस हमें देखने को नहीं मिलती है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड